अच्छा जी, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे थोड़ा लिटिल बिट चेंज है, सही है। तो फोकस एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि हम ऐसे क्यों करने लगे हैं। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो बड़ी इजीली हमें समझ आ जाएगी इसकी। पाइथन फंक्शंस, फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों है या इससे क्या होगा वो हम समझते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये फंक्शन का टॉपिक है ना आज की क्लास का। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है प्रिंट का मेथड, और उसमें मैं लिख देता हूं लाइन नंबर 1, सही है। और फिर मैं लिखता हूं लाइन नंबर 2, फिर मैं लिखता हूं लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, सही है। तो ये 5 लाइंस मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी हैं। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? ये मैसेज क्या हो जाएगा, 5 टाइम शो हो जाएगा, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड सो ऑन। अच्छा, इससे एक चीज की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा करने से यानी कि कोड का जो फ्लो है, यानी कि चीज चलती कैसे है कि जो लाइन नंबर 1 पे चीज लिखी होती है वो लाइन नंबर 1 पे चल जाती है, जो लाइन नंबर 2 पे चीज लिखी होती है वो लाइन नंबर 2 पे चलती है। यानी कि जो पहले चीज लिखी है वो पहले चलेगी, जो उसके बाद चीज लिखी है वो उसके बाद चलेगी, तीसरे नंबर में उसके बाद चलेगी एंड सो ऑन। इसी तरह लाइन नंबर 100 पे कुछ लिखा है वो लाइन नंबर 100 पे चलेगा जब उसको चलाया जाएगा, ऐसे ही है। तो एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या हुआ, टॉप टू बॉटम, यानी कि पहली लाइन चलेगी, दूसरी चलेगी, 100 और 1 मिलियन लाइंस भी हैं वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती हैं, ये चलती हैं, सही है। और इसमें से हर लाइन सिर्फ एक दफा चलेगी, ऐसे ही है ना। ये अगर आप फ्लो देख रहे हो तो लाइन नंबर 1 कितनी दफा चल रही है, 1 टाइम। लाइन नंबर 2 कितनी दफा चल रही है, 1 टाइम। तो हर लाइन एक दफा चल रही है और टॉप टू बॉटम चल रही है। ये इसका फ्लो है एग्जीक्यूशन का कि ये चीज इस तरह से चलती है या इस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रही है, सही है। अगर 2 की जगह 100 लिखते हैं तो 1 के बाद 100 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप देख रहे हो लाइन नंबर तो उतनी ही चलेगी ना, लाइन नंबर तो 2 ही एग्जीक्यूट होगी। मैं बीच में टेक्स्ट जो भी लिख दूं लेकिन चलेगी तो उसी सीक्वेंस से ना। कि अगर हम कोड में देखें ना खुद से ऑनेस्ट होके, तो पहले ये चल रहा है, दूसरे नंबर पे क्या चलेगा, ये 100 वाला, फिर तीसरे और चौथा, सीक्वेंस तो वही है ना। और चल भी एक बार रहा है, बार बार चल भी नहीं रहा, ऐसे ही है ना। हम अब ऐसा काम करना चाहते हैं, ये जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो है वो एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, टॉप टू बॉटम लाइंस का एग्जीक्यूट होना। हम इस फ्लो को तोड़ना चाहते हैं, हम इस फ्लो को तोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लाइन नंबर 3 और 4 पे जो कोड लिखा है, ये जब पहली दफा मैं इसको, यानी कि जब चलना शुरू हो ना प्रोग्राम, वो लाइन नंबर 1 से शुरू होगा। मैं ये चाहता हूं कि लाइन नंबर 3 और 4 पहली दफा चलने में ना चले, जब यानी कि उसका जो डिफॉल्ट फ्लो है ना टॉप टू बॉटम चलाने वाला, उस वक्त वो 2 लाइनें ना चले। मैं ये भी कह सकता हूं 5 ना चले, मैं ये भी कह सकता हूं 100 ना चले, 1000 ना चले। मैं ये चाहता हूं कि लाइन नंबर 3 और 4 पे जो कुछ भी लिखा है वो लाइन नंबर 3, 4 पे ना चले। कब चले, लाइन नंबर में भी 11 के बाद चले। अभी तक हमने ऐसा कुछ भी सीखा नहीं है। अभी तक जितना भी कोड सीखा है वो क्या होता है, वो सीक्वेंस में चलता है। उसकी सीक्वेंस क्या है, टॉप टू बॉटम। अब हम कोई ऐसा कंट्रोल सीखना चाह रहे हैं जिसकी मदद से एग्जीक्यूशन के फ्लो को हम तोड़ना चाह रहे हैं। और एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या है,
टॉप टू बॉटम। और जब यानी कि फर्स्ट टाइम ये चल रहा होगा टॉप टू बॉटम, उस फ्लो को हम तोड़ना चाह रहे हैं, एक ये काम करना चाह रहे हैं। दूसरा, उन लाइंस को हम जितनी दफा चाहें चलाना चाह रहे हैं, जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे। अभी हमने कोई ऐसा कंट्रोल सीखा है? नहीं सीखा। एक तो कुछ लाइंस को हम तब नहीं चलाना चाह रहे जब वो उसका बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस चलती है टॉप टू बॉटम। दूसरा, यानी कि उसको किसी और लाइन में चलाना चाह रहे हैं। नंबर 2, उसको बार बार चलाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से। तो हम आइडिया क्या है कि अगर हम कोई ऐसा कंट्रोल सीख लें जिसकी मदद से कि ये लाइंस ऑटोमेटिकली जो है वो ना चले, हमारी मर्जी से, हमारे कंट्रोल से चले, तो उसके लिए हमें एक नया कंट्रोल सीखना है। अच्छा, उसके लिए हमने एक नया कंट्रोल सीखना है, दैट इज कॉल्ड डेफ फंक्शन। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप किसी चीज को डिफाइन करते हो, मे बी मैं इसको कहता हूं हाइड अच्छा जी, ये मैंने क्या किया है, अभी मैं आपको इसके सिंटेक्स पे आता हूं कि ये इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर मैं इसको अब चलाऊंगा ना, तो क्या हुआ, लाइन नंबर 1, 2 और 5 चले हैं, लेकिन लाइन नंबर 3 और 4 नहीं चले। क्यों बोला? क्योंकि अब हमने कोई ऐसा कोई पंगा उसमें डाल दिया है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कंट्रोल डाल दिया है जो इस चीज जिसके अंदर ये पावर है कि वो कुछ लाइनों को चलने नहीं देगा। अच्छा, कितनी लाइनों को नहीं चलने देगा, इसके ऊपर हम आते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसके लिए इसका बनता है ब्लॉक। अच्छा, वो ब्लॉक कैसे हम डिफाइन करते हैं? वो ब्लॉक डिफाइन होता है इंडेंट से, उसको कहते हैं इंडेंट स्पेस। कि अगर हम नॉर्मली कोड लिखेंगे एक लाइन में विदाउट एनी स्पेस, अगर हम कोई कोड किसी कंट्रोल के अंदर लिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये कंट्रोल मैंने लिखा है लाइन नंबर 3 पे, ये जो 2 लाइनें हैं वो इस कंट्रोल के मुताबिक चलें, तो अगली 2 लाइनों को मुझे एक टैब की स्पेस देनी है। टैब होते हैं ना उस पर 4 स्पेसेस, तो उतनी स्पेस मैंने देनी है। उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, फिर भी ओके, लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड ये है कि एक टैब की स्पेस देनी है। क्या बात समझ में आई? कि अगर हम नॉर्मल फ्लो से किसी लाइनों को निकालना चाहते हैं, उसमें कोई और जादू करना चाहते हैं, कोई और कंट्रोल लगाना चाहते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट कंट्रोल से अलहदा हो, तो उन लाइनों को एक टैब की स्पेस से आगे धक्का देना है। फिर भी ठीक है, फिर भी एरर नहीं आएगा, लेकिन एक मिनिमम एक टैब की स्पेस को देनी है। एक टैब की स्पेस से क्या होगा, जितनी लाइनों को एक टैब की स्पेस होगी ना, उतनी लाइनें उस कंट्रोल के साथ चलेंगी। बात समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा, अब ये कंट्रोल क्या कहता है? ये कंट्रोल का मतलब क्या है, इसका सिंटैक्स सीखते हैं पहले। अच्छा, स्पेस अगर रिमूव कर दें तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी लाइन को इस कंट्रोल के अंदर नहीं चलाना चाहता। जब मैं किसी भी लाइन को इस कंट्रोल के अंदर नहीं चलाना चाहता, तो पाइथन की लैंग्वेज ये कहती है कि इस कंट्रोल को खत्म करो। देखो ना, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा एक कंट्रोल है, लाइन नंबर 1 चलाते हो, 2 चलाते हो, 3 चलाते हो। अब ये 2 लाइनें ना तुमने अपने कंट्रोल से नहीं चलानी, इसका जो कंट्रोल है ना, इसको चलाने की पावर मुझे दे दो। वो कहते हैं ठीक है, ऐसा करने के लिए ये कंट्रोल है, ये चला लो। लेकिन अगर आप वो कंट्रोल चलाना चाहते हो, तो आप किसी कोड पे चलाना चाहते हो ना, जितनी लाइनों पे उसका जादू चलाना चाहते हो, उतनी लाइनों को आपने क्या करना है, स्पेस दे। अगर एक लाइन पे चलाना चाहते हैं उसका जादू, तो क्या करना पड़ेगा, एक लाइन की स्पेस। अगर 2 पे करना है, 2 की स्पेस दे देंगे। अगर 3 पे करना है तो तीनों को स्पेस दे देंगे। तो एक्चुअली
जितनी चीजों पे हम वो कंट्रोल चलाना चाहते हैं, वो चीज चलाना चाहते हैं, सही है, जो कि डिफरेंट कंट्रोल अब हम पढ़ने वाले हैं, तो उतनी लाइनों को क्या कर देना है, स्पेस दे देनी है। अच्छा, उन स्पेसिस की लाइनों के बाद अगर कोई चीज लिखेंगे वो अब उस चीज के कंट्रोल में नहीं होगी। जैसे लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 क्या इस लाइन के कंट्रोल में होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने स्पेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमने स्पेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर हमने कोई कंट्रोल लिखा है और उस कंट्रोल को हम कुछ लाइनों पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उतनी लाइनों को स्पेस देनी है। जिन पे नहीं करना चाहते उन पे उनकी स्पेस नहीं देनी, उन पे स्पेस नहीं देनी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास सर हम लाइन नंबर 7 और 8 होगी सर, 8 के अंदर हम स्पेस दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने नहीं देखो, एक कंट्रोल शुरू होता है, वो कंट्रोल शुरू कहां से होता है, जहां पे उस लाइन को लिखा जाता है। ये कंट्रोल कौन सी लाइन से शुरू हो रहा है? लाइन नंबर 3 से। तो एक्चुअली ये अब 4 बन गया ना, ये 5 बन गई है लाइन, क्योंकि 3 इस पे आ रहा है, तो हम कंसोल के हिसाब से चलते हैं 3 4। अच्छा, अब ये लाइन पे मैंने कंट्रोल लिखा है, अब इसका जादू, इस कंट्रोल का जो एक्शन है ना, वो इस लाइन से शुरू हो गया। वो कितनी लाइनों पे इससे नीचे चलेगा, जितनी के अंदर इसकी इंडेंट आ रही है, स्पेस आ रही है। एक भी लाइन की स्पेस बैक चली गई ना, उससे नीचे उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। क्या समझ में आया? जितनी लाइनों पे स्पेस आ रही थी उतनों पे कंट्रोल रहेगा। एक लाइन भी पीछे चल गई, उसके बाद आपने अगर एक लाइन पे मजीद स्पेस दे दी, ऐसे लाइन नंबर 6, और उसमें एक टैब की स्पेस भी दे दी, तो फिर भी उसका जादू उस पे नहीं चलेगा। हाँ, फिर दोबारा वो कंट्रोल लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा अगर वो जादू चलाना है तो दोबारा वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमें क्या सीख रहे हैं हमने ये सीखा कि बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें ऑटोमेटिकली, अच्छा दोबारा करना है, ऐसा कोई जादू दोबारा चलाएंगे उसमें फिर ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें। मैंने शो कर दिया, सही है। अब क्या ये लाइन नंबर 6 चलेगी? लाइन नंबर 6 चलेगी? अल्लाह के बंदों, मैं बोल रहा हूं कि ये जो कंट्रोल है, इसका मतलब है कि नॉर्मल फ्लो में जो भी एग्जीक्यूशन है उसमें नहीं चलना आपने। अब नाम चाहे मैं ABC भी रख दूं, मैंने हाइट वैसे ही रखा था, मैं ABC रख दूं, इधर DC समथिंग रख दूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नथिंग। ये तो नेम है, नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली अभी मैं इसके सिंटैक्स में नहीं आया, लेकिन आपने ये समझना है कि डेफ एक ऐसा कंट्रोल है, DEF एक ऐसा कंट्रोल है, उसके नीचे जितनी लाइनों को इंडेंट करेंगे, जितनी लाइनों को स्पेस देंगे, वो लाइनें नॉर्मल फ्लो में चलेंगी नहीं, वो लाइनें नॉर्मल फ्लो में। अच्छा, क्वेश्चन ये पैदा होता है, अगर चलानी नहीं है लाइनें तो फिर लिख क्यों रहे हैं भाई, वैसे ही खत्म कर दे। लेकिन हमने क्या बोला था, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये लाइनें इस जगह पे नहीं चलानी, किस जगह पे चलानी है, जाके जहां पे जरूरत है, मैं भी लाइन नंबर 13 पे जाके चलानी। अच्छा, अब वो भी कैसे चलाएंगे, कैसे? पहले ये सीखना है चलाने से कि ये कंट्रोल बनाएंगे कैसे। एक चीज तो समझ आ गई, जिन लाइनों पे इसका जादू चलाना है उन लाइनों पे क्या देनी है, स्पेस देनी है। एक चीज तो सीख ली। अब ये जादू चलता कैसे है, इस पे हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। इसमें 3-4 हिस्से हैं इसके, इस जादू के 3-4 हिस्से हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कीवर्ड। कीवर्ड किसे कहते हैं? एक लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड, जिसकी मदद से हम कंट्रोल्स लिखते हैं, जिसकी मदद से लैंग्वेज को समझ आती है कि क्या काम उसको करना है, तो उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, या रिजर्व वर्ड कि उसने इसको यूज करना है। जैसे इंग्लिश में ABCD लेटर्स हैं, इसी तरह इसके कीवर्ड्स हैं डेफ, इफ, बाकी के कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे अभी। तो ये सारे रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड हैं। ये कीवर्ड है डेफ, ये हम ऐसे ही लगाएंगे। जब भी वो कोड चलाता हुआ आएगा, जहां भी उसको DEF नजर आ गया,
उसने क्या काम करना है, उसने देखना है उसके नीचे कितनी लाइनों में टैब दिया हुआ है, उन लाइनों को नहीं चलाना। इससे उसको ये समझ में आता है, मतलब पाइथन का जो टीचर है हमारा, जो पाइथन हमें सिखा रहा है या का पाइथन को चला रहा है, जो कंपाइलर, वो लाइन नंबर 1 को चलाएगा, 2 को चलाएगा, जिधर ही DEF नजर आ गया वो क्या देखेगा कि DEF के निचली लाइन पे कितने ऐसी लाइंस हैं जिनके दरमियान इंडेंट आ रही है, स्पेस आ रहा है, उन लाइनों को नहीं चलाना। उसकी बस इतनी डेफिनेशन है। DEF को नजर आ गया, जितनी लाइनें नीचे जिनके अंदर एक टैब की स्पेस है उनको नहीं चलाना, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, DEF। अब हम जब कह रहे हैं कि हमने उसको उस वक्त नहीं चलाना जब हमने उसको, मतलब जो कोड जिस जगह पे लिखा हुआ है हमने उसको उस जगह पे नहीं चलाना, किसी और जगह पे चलाना है, तो जिस जगह पे चलाना है जाके वहां पे उसका क्या चाहिए होगा, मुझे नेम चाहिए होगा। ऐसे ही है ना, उस जगह पे क्या चाहिए होगा। जिस तरह हम वेरिएबल में डाटा स्टोर करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि किसी दूसरी जगह पे वेरिएबल में पड़ा हुआ वैल्यू को यूज करें। तो वैल्यू को यूज करने के लिए उसका क्या चाहिए होता है, नेम। इसी तरह ये जो एक्शन हम सीख रहे हैं, ये जो कंट्रोल हम सीख रहे हैं, इसका नेम मुझे किसी दूसरी जगह पे चाहिए। इसका नेम मुझे दूसरी जगह पे क्यों चाहिए, ताकि जिधर मैं चाहता हूं लाइन नंबर 3, 4 को चलाना, मैं चला सकूं। मेरी बात समझ आ रही है? जिस जगह पे मैं चाहता हूं उस जगह पे चला सकूं। तो DEF के बाद मैं एक स्पेस डालूंगा, उसके बाद मैं उसका नाम लिखूंगा ABC। ये ABC भी हो सकता है, ये मैंने जैसे हाइड लिखा था, हाइड भी हो सकता है, ये शो कुछ भी हो सकता है ये नाम। मैंने अभी के लिए ABC लिख दिया। उसके साथ मैं डालूंगा पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, और उसके साथ डालूंगा एक अदद कोलन। ये सारी चीजें डालने के बाद और जितनी लाइनों में स्पेस डालेंगे, इस सारी चीजों को मिला के, जिन लाइनों में स्पेस डाली थी और जिस लाइन में कंट्रोल लिखा है, इन सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं इन सब चीजों को? फंक्शन। पाइथन फंक्शन, ये पाइथन का एक फंक्शन है। क्या मतलब है? पाइथन का फंक्शन क्या करता है? पाइथन का फंक्शन क्या करता है? लाइनों की डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन को रोक देता है। जो टॉप टू बॉटम चल रही है उस एग्जीक्यूशन को रोक देता है। कैसे रोकता है? DEF कीवर्ड है, स्पेस फंक्शन का नेम है, पैरेंथेसिस है, कोलन है, नीचे जितनी लाइनों में एक टैब का इंडेंट आ रहा है उन सबको चलाने नहीं देगा, उन सबको चलाने नहीं देगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? ये इसकी लॉजिक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे चलता है। तो क्या अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो लाइन नंबर 3, 4 चलेगी? नहीं चलेगी। अच्छा, इसके बाद मैं लाइन नंबर 6 करता हूं प्रिंट, वो चलेगी? चल जाएगी। अच्छा, लाइन नंबर 5 में एक इंडेंट दे दूंगा तो अब लाइन नंबर 5 चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? अब वो डिफॉल्ट कंट्रोल का हिस्सा नहीं है। किस कंट्रोल का हिस्सा है? फंक्शन के कंट्रोल का हिस्सा है। हमने उसको फंक्शन में रैप कर दिया। जब फंक्शन में रैप कर दिया तो कंट्रोल वहां से निकल गया, वो एक फंक्शन बन गया। वो बाय डिफॉल्ट उस पे नहीं चलेगा, वो बाय डिफॉल्ट उस पे नहीं चलेगा। लाइक अगर मैं आपको कुछ ड्रा करके दिखाऊं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ सकती है कि ये मेरी एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है इस वक्त। यहां पे हमने एक लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रही है, लाइन नंबर 2 चल गई,
ये लाइंस ऐसे चलती आ रही हैं इसकी, ठीक है। अब बीच में जहां पे फंक्शन आ जाएगा ना, जहां पे फंक्शन आ जाएगा उसका एक ऐसे ब्लॉक बनेगा, उसका जो स्पेस डाल रहे हैं ना वो एक ब्लॉक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ये जो स्पेस है, जो इंडेंट डाल रहे हैं हम, उसको क्या बोलेंगे, एक ब्लॉक। तो उसके अंदर जितनी भी हमारी लाइंस लिखी होंगी वो अब उस पर्टिकुलर कंट्रोल का हिस्सा होंगी। वो किसका हिस्सा होंगी, उस कंट्रोल का हिस्सा होंगी। समझ आ गई बात, वो किसका हिस्सा होंगी, इस ब्लॉक का हिस्सा होगी। ये जो हमारा ब्लॉक है ये मेन ब्लॉक है हमारा, जो हमारी फाइल है ना, ये फाइल का मेन ब्लॉक है, ये हमारा मेन ब्लॉक हो गया। अब ये कौन सा ब्लॉक है, फंक्शन का, जिसका नाम हमने क्या रखा है, एबीसी ब्लॉक। अब इसके बाद जितनी लाइनें आएंगी वो सारी इसके नीचे आ जाएंगी। अब ये किसका हिस्सा है, मेन ब्लॉक का हिस्सा है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो ब्लॉक मैंने बनाया है, क्या इसके अंदर एक और ब्लॉक भी बना सकता हूं या नहीं, बना सकता हूं। एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बन सकता है, उसको फिर हम बोलेंगे नेस्टेड ब्लॉक। क्या बोलेंगे, नेस्टेड ब्लॉक। तो अब अगर मैं इसके अंदर एक और ब्लॉक बना दूं ऐसे, तो बन सकता है। अब मेन ब्लॉक हमारा ये वाला है, उसमें एबीसी ब्लॉक है और उसमें ये एक और XYZ ब्लॉक है। तो इसको बोल दिया हमने नेस्टेड ब्लॉक। अच्छा, इसका फायदा क्या है, अब मेन ब्लॉक तो ऑलवेज चलेगा। जब भी हम पाइथन के आगे फाइल का नाम लिखेंगे तो ये हमारा मेन ब्लॉक चल जाता है, लाइन नंबर 1 से शुरू हो जाता है ये। अब ये एबीसी ब्लॉक पे पहुंचा तो उस ब्लॉक के ऊपर क्या कंट्रोल लिखा हुआ है ये डिफाइन करेगा कि वो ब्लॉक क्या काम करेगा। तो अभी चूंकि हमने हाइड करने वाला ब्लॉक लिखा हुआ है, अभी हमने फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का ब्लॉक, फंक्शन क्या कहता है कि उसके ब्लॉक में जितनी लाइंस लिखी हैं मैं चलने नहीं दूंगा। अगर एबीसी नहीं चलेगा, क्या उसके अंदर लिखा हुआ ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा, वो भी नहीं चल सकता। उसके अंदर लिखी हुई लाइन भी नहीं चलेगी, उसके अंदर लिखा हुआ ब्लॉक भी नहीं चलेगा। और पाइथन में ब्लॉक बनाते कैसे हैं, इंडेंट डाल के, एक टैब की स्पेस देके। पाइथन में ब्लॉक कैसे बनता है, इंडेंट डाल के स्पेस देके। कितनी लाइनें उस ब्लॉक का हिस्सा है ये हमें कैसे पता लगता है, स्पेस से। ठीक है, अब जैसे ये एक ब्लॉक है, अब अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बनाना है तो मुझे क्या करना है, एक स्पेस मजीद दे दूंगा। अब एक्चुअली एबीसी एक ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है, लेकिन जब भी ब्लॉक बनाना है उसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल है जो ब्लॉक बनाएगा। देखो, ब्लॉक हम किसी वजह से बनाएंगे, वो वजह हमें ऊपर लिखनी है कि मैंने क्या कंट्रोल इस पे अप्लाई करना है, ये ब्लॉक मैं क्यों बना रहा हूं। बात समझ आ रही है। अब वो ब्लॉक कुछ भी हम लिख सकते हैं, वो रीजन हम कुछ भी दे सकते हैं कि हम ये ब्लॉक क्यों बना रहे हैं। वो मल्टीपल है, अभी हमने एक सीखी है जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं, लेकिन आइडिया ये है कि इस वक्त ये मेन ब्लॉक का हिस्सा है, ये एबीसी ब्लॉक का हिस्सा है, ये किसी न्यू ब्लॉक जो कि एबीसी का हिस्सा है उसका भी आगे ब्लॉक है। उसके अंदर भी क्या एक और ब्लॉक बन सकता है, बन सकता है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक और इंडेंट देना। जैसे एबीसी वाला ब्लॉक क्यों बनाया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो लाइनें यहां पे ना चलें। इसी तरह हो सकता है कि इसके अंदर भी हमें कोई ऐसी काम करने हैं जो हम डिफरेंट तरीके से चाहते हैं हो। मतलब अभी वो रीजंस क्या हैं वो हम ऐसे ऐसा फाइंड करेंगे, लेकिन अभी ये से देखें कि हम ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो मैं जब भी वर्ड बोलूंगा कि ब्लॉक बना दो तो आपने क्या करना है, टैब स्पेस दे देनी, इंडेंट दे देनी, स्पेसिंग डाल देनी है, 4 स्पेस शुरू में डाल देनी है, उससे एक ब्लॉक बन जाएगा।
वो ब्लॉक कब तक चलेगा? जब तक उसकी आने वाली सारी लाइनों में उतनी ही इंडेंट आ रहा है। उससे एक टैब मजीद आगे गया तो एक और ब्लॉक बन जाएगा, उससे एक टैब मजीद आगे गया तो एक और ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक विद इन अ ब्लॉक भी बन सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड ब्लॉक। सही है? अच्छा, अभी हम नेस्टेड ब्लॉक हमने कंसेप्चुअल लिहाज से देख लिया, लेकिन अभी के लिए हम वन टैब स्पेस के साथ ही खेल रहे हैं, क्योंकि हम एक ही कंट्रोल पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। सही है? अच्छा, फंक्शन का कंट्रोल क्या करेगा? बनाते कैसे हैं? फंक्शन के कंट्रोल में जितनी लाइनें रखनी है, उस ब्लॉक का जितनी लाइनों को हिस्सा डालना है, उतनी लाइनों को इंडेंट करना है। इतनी बात सबको समझ आ गई? दूसरी चीज, अब ये जो ब्लॉक फंक्शन बनाना है, उसका सिंटैक्स क्या है? उसमें 4 चीजें हैं। DEF कीवर्ड, स्पेस फंक्शन नेम, सेकंड चीज हो गई पैरेंथेसिस और कोलन। ये 4 चीजें होंगी तो हम बोलेंगे ये एक फंक्शन का कंट्रोल है। और फंक्शन के कंट्रोल की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर लिखा हुआ ब्लॉक, ये कंट्रोल जिस भी ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, उस ब्लॉक की लाइनों को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बिहेवियर में नहीं चलाओ, उनको बाय डिफॉल्ट बिहेवियर में नहीं चलाओ। इतनी बात किसी को ना समझ में आई हो? ऑल गुड? समझ में आ गया ना? सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसको नहीं चलाना तो लिखना क्यों है? वो इसलिए कि मैं इसको अभी तो नहीं चलाना चाह रहा, लेकिन किसी और लाइन पे जाके चलाना, मे बी लाइन नंबर 10 पे जाके मैं चलाना चाह रहा हूं इसको। तो चलाने का तरीका क्या है? ABC फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। अब क्या होगा हमारे यहां, इसके बाद लाइन नंबर 9 और उसके बाद लाइन नंबर 10। तो कैसे प्रिंटिंग होगी आपके ख्याल से? लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 4 5 चलेंगी? नहीं, फिर क्या चलेगी? 6 7 ना? फिर क्या होगा? मैंने ABC को कॉल कर दिया, एक्चुअली वो 3 लाइनें चल गई। कौन कौन सी? 3 4 5। और उसके बाद लाइन नंबर 1 2, उसके बाद 6 7 8, उसके बाद 3 4, उसके बाद 9 10। अच्छा, अब ये क्या हुआ है? अगर हम पिक्चर को ड्रा करें, पिक्चर को ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये ब्लॉक फिलहाल के लिए यहां से बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आए। ये इसी का हिस्सा है, लेकिन समझाने के लिए मैंने एरो लगाने हैं। इसलिए हुआ ये है कि ये एक ब्लॉक है, सही है, जो कि बाय डिफॉल्ट नेचुरल बिहेवियर में नहीं चला था, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये चला कैसे कि ये लाइनें चल रही थी, अब इनके दरमियान कहीं ABC लिखी आ गई किसी लाइन में। हुआ ये कि ये जो लाइनें यहाँ पे लिखी थी, वो समझो ये लाइन नंबर 4 ऐसे था, उसके बाद की लाइनें चल रही थी। अब जैसे ही ये वर्ड लिखा आया ना, तो यहां से कंट्रोल फिर वापस पीछे गया है। उसको कॉल किया है और उसका जो रिस्पॉन्स लेके वापस आया। शायद ये बेटर पिक्चर नहीं बन रही मुझसे अभी के लिए। हमारे केस में ये वाला कंट्रोल तो नहीं है, यही लाइन है, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब जिस लाइन पे इसको कॉल करेंगे, मे बी इस लाइन पे अगर हम कॉल करते हैं इसको, यहां लिखते हैं ABC को कॉल करते हैं, ये ABC का ब्लॉक बनाया, ये इसको कॉल किया, तो होगा क्या कि यहां से ये कंट्रोल जाएगा वापस इस लाइन पे, ये सारी लाइनों को चलाएगा, ये सारी लाइनों को चलाएगा। अच्छा, इसके अंदर जाके लाइनें को कैसे चलाएगा? जैसे नॉर्मल चलाता है। नॉर्मल कैसे चलाता है? टॉप टू बॉटम सीक्वेंस। तो ये मैंने सीक्वेंस के लिए ये बना दिया। तो कंट्रोल यहां से पीछे चला जाएगा, इस ब्लॉक को चलाएगा। कैसे चलाएगा?
सीक्वेंस में चलाएगा। सीक्वेंस में चलाने के बाद जहां पे उसका ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो वहां से कंट्रोल क्या करेगा, दोबारा वापस उसी लाइन पे आ जाएगा जहां से वो चलाने गया था। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आके अगली लाइनों को सीक्वेंस में चला देगा। फ्लो समझ में आ गया कि फ्लो चला था, बीच में ब्लॉक आ गया फंक्शन का, उसने उनको हाइड कर, उन लाइनों को चलाया नहीं। अब जिस लाइन पे भी मैंने उसके नाम के साथ उसकी पैरेंथेसिस को डाला तो क्या हुआ, फंक्शन कंट्रोल दोबारा वापस गया और वापस जाके वो लाइनें उसने चलाई जो छोड़ के वो आया था, और वापस फिर कहां पे आया, जहां पे चलाने गया था, दोबारा उसी जगह पे आगे बाकी लाइनों को उसने एग्जीक्यूट करना, उससे नीचे चलाना शुरू कर दिया। अगर देखें तो सीक्वेंस अभी भी वो टॉप टू बॉटम ही रख रहा है, लेकिन जिस लाइन पे उसको फंक्शन का नाम मिल जाता है ना, कॉल हुआ वो वहां से दोबारा शुरू में चला जाता है ऊपर, और वहां जाके उसको फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करके दोबारा कहां आ जाता है, उसी लाइन पे जहां से उसने छोड़ा था, स्टार्ट किया था, पॉज किया था कि इससे नीचे नहीं चलाना, पहले ऊपर चला के आऊंगा क्योंकि मैंने नाम लिख दिया है, वो लाइनें चलाएगा तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब एक मजे की हम काम करेंगे, अब आप लोग बताएंगे मुझे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, किस तरह लाइनें चलेंगी। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, फिर 6 7 8, फिर 3 4 5, फिर 3 4 5, फिर क्या हुआ, 1 2 6 7 8, फिर 3 4 5, फिर समझ आ गई। तो क्या हुआ, एक्चुअली कुछ फायदा नजर आया, क्या फायदा नजर आया कि उन्हीं 2-3 लाइनों को मैं जितनी दफा चाहूं दोबारा एग्जीक्यूट कर सकता हूं, कोड रीयूज कर सकता हूं। मेनली फंक्शन इज फॉर, फंक्शन की रीजन क्या बनाने की, द मेन थिंग इज कोड रीयूजबिलिटी, कि आपने 3 लाइनें लिख दी हैं, उनको जितनी दफा चाहो रीयूज कर सकते हैं। रीयूजबिलिटी के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि हम ऐसा क्यों करते हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अच्छा, अब आप मुझे इसकी डायग्राम पर, अब मैं दूसरी दफा कॉल किया ना, तो इसकी डायग्राम क्या बनेगी हम दोबारा बना के देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आगे मैंने फिर लगा दिया ABC, कॉल कर दी, लेट्स सपोज ABC मैंने कॉल कर दिया, तो अब क्या होगा, एक्चुअली यहां से एरो फिर जाएगा कहां पे, ABC के अंदर, और फिर क्या करेगा, वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करेगा, और जब एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगी उसकी, फिर वो वापस कहां पे आएगा, जहां पे उसको कॉल किया था। उसके बाद वो क्या करेगा, सिंपल लाइनों की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। नहीं तो दोबारा चलाएंगे तो फ्लो तो तोड़ेंगे ना, एक दफा पीछे तो जाएंगे उसको चलाने। जिन लाइनों को दोबारा चलाना है उन्होंने चलना नहीं है, तो फ्लो तो टूटेगा, तो वो चलेंगी ना। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर कॉल ही ना करो। अगर जब उसको चलाना है तो फिर फ्लो तो टूटेगा। हाँ, इस पे अभी आएंगे हम कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। इतनी बात समझ आ गई आपको, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई प्रॉब्लम, कि हमने 2 फंक्शन, अब इसका मतलब है इसको जितनी दफा चाहूं इसको कॉल कर सकता हूं, और वो उतनी दफा कंट्रोल वापस जाएगा, उन्हीं लाइनों को चलाएगा, वापस जाएगा, फिर उन्हीं लाइनों को चलाएगा, वापस आएगा, और इसी तरह फ्लो चलता रहेगा।
सही है। अच्छा, अब इस सारे कंसेप्ट को बोलते हैं फंक्शन। और फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी की वजह से। फंक्शन क्यों बनाते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी की वजह से। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने ऐड का एक फंक्शन बनाना है। हम इन सारी लाइनों को आप उड़ा देते हैं, इनकी हमें नहीं जरूरत, कंसेप्ट समझने के लिए हमने किया था। हम फंक्शन बना देते हैं शुरू में ही और उसका नाम रख लेते हैं ऐड। अच्छा, उसके अंदर अब डेफिनेटली अगर हमने कोई फंक्शन का कंट्रोल बनाया है तो कम से कम एक लाइन तो मुझे इंडेंट देनी पड़ेगी। तो मैं उसमें 2 वेरिएबल भी बना लेता हूं, सही है, जो नंबर को सम कर रहे होंगे। तो मैं क्या देता हूं, नंबर 1 इक्वल टू num10 और उसको साथ क्या देता हूं, नंबर 2 इज 20। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं नीचे। अब इसको मुझे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इनका एक रिजल्ट बना लेते हैं। एंड रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। और अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके इस रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूं और उसके साथ मैं क्या करता हूं, अब बाहर आ जाता हूं। इससे बाहर आने का मतलब क्या होता है? इंडेंट खत्म कर देना। उस ब्लॉक से बाहर आना है तो स्पेस खत्म करके फिर शुरू से कोड करना शुरू कर देना है। अब इस फंक्शन, ये जब मैं चलाऊंगा फंक्शन से टॉप पे भी मैं कुछ लिख लेता हूं। अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या रिजल्ट, क्या क्या प्रिंट होगा? बिफोर ऐड फंक्शन हो जाएगा, फिर 30 प्रिंट हो जाएगा और फिर आफ्टर ऐड फंक्शन प्रिंट हो जाएगा ना? होगा। ध्यान से देखें। क्यों नहीं हुआ बोला? इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। एक फंक्शन को जब हमने सिर्फ डिफाइन किया है ना, तो तब उसका कोई भी आउटकम, इसका मतलब वो लाइनों का कोई मतलब ही नहीं है, हमने उसको चलाया ही नहीं। जब उनको कॉल ही नहीं किया, जब कॉल नहीं करते तो ये लाइन यहां से पीछे जाती नहीं है उसको चलाने। तो जब जाती नहीं है तो फिर क्या होगा? तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। अब अगर मुझे चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको मुझे उस ऐड के नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? तो पहले बिफोर ऐड फंक्शन आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर आफ्टर आ जाएगा। पहले बिफोर आएगा, फिर आफ्टर आएगा, फिर 30 आ जाएगा। और अगर मैं इसको उठा के यहां लगा दूं फिर क्या होगा? फंक्शन कैसे चल रहा है ये समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन हो कि ये इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक्स है इसकी? सर ये फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, अगर ये बाहर लिखे हो फंक्शन से तब वो फंक्शन में चलेंगे। हाँ, अभी वो हमने डिस्कस करना है, ये कुछ और कंसेप्ट है, स्कोप बोलते हैं उसको। लेकिन अभी हम वो नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम कर रहे हैं कि ये लेट्स सपोज ये ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, एक दफा हमने ऐड का फंक्शन चला लिया, अब हम चाहते हैं कि एक दफा मजीद ऐड का फंक्शन चल जाए। अब क्या आएगा आंसर? लेकिन दोनों टाइम क्या आएगा? 30। लेकिन क्या फंक्शन हमने इसलिए बनाया है? फंक्शन का काम है रीयूजेबिलिटी। तो हम हर दफा क्या 2
सेम नंबर 10 20 को ही सम करना चाहते हैं? नहीं, क्या करना चाहते हैं? कभी अपनी मर्जी से 10 20 को सम करना चाहते हैं, कभी 50 100 को करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम सम करना चाहते हैं। तो हम तो एक ही चीज को सम नहीं करना चाहते। ऐसे ही है ना कि हम एक ही चीज को सम नहीं करना चाहते। अब हमें कोई और चीज सीखनी पड़ेगी। फिर अब हम कोई और चीज सीखेंगे। वो क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन जब कॉल होता है तो उसकी बॉडी में उसको चलाने जाता है, वो पीछे जाता है जहां पे उसको लिखा हुआ है, वो जाके वहां चलाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तुम उसको चलाने जाओ ना, तुम कुछ डाटा भी साथ लेके जाओ। देखो, तुम वापस चलाने जा रहे हो उस फंक्शन को, मैं कंट्रोल को ये बोल रहा हूं कि तुम वापस वहां चलाने जा रहे हो, साथ में अकेले जो जा रहे हो, साथ किसी को बिठा के ले जाओ, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। बंदा अकेले ही जा रहा है, सवारी अकेली जा रही है बाइक पे, एक बंदा खड़ा है, बंदा उसको भी बिठा लेता है, दोनों चले जाते हैं तो फायदा हो जाता है, दोनों मंजिल पे पहुंच जाते हैं ना। तो ये कहना चाह रहे हैं हम कि यहां तुम चलाने जा रहे हो कंट्रोल को, तो तुम साथ में कुछ डाटा भी ले जाओ। सही है? तो वो डाटा हम कैसे भेजेंगे? इन पैरेंथेसिस के अंदर। ये पैरेंथेसिस का फायदा ये था। तो मैं बोल दूंगा यहां से 10 ले जाओ, तुम 10 ले जाओ और 20 ले जाओ, और दूसरी दफा मैं उसको बोलूंगा तुम 50 ले जाओ और 100 ले जाओ। 50 ले जाओ और एक दफा बोला 10 20। देखो ना, दो दफा गया वापस, तो दोनों दफा अपनी मर्जी का डाटा दे सकता हूं ना, जरूरी तो नहीं कि दोनों को सेम ही दूंगा। तो दो दफा आप एक जगह दो दफा जाते हो, तो दो डिफरेंट लोगों को लेके जा सकते हो ना साथ, जरूरी तो नहीं कि सेम ही बंदे को लेके जाओगे। तो दो डिफरेंट तरह का डाटा मैं वहां पे लेके जा रहा हूं। अच्छा, अब हम इसको चलाएंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। मसला ये है, हुआ क्या है, ये पर्सन ना यहां से डाटा लेके गया है, ये वाला यहां से डाटा लेके गया है, लेकिन ये इसका जो दरवाजा बना हुआ है इस ब्लॉक का, उसने दरवाजा खोला ही नहीं। उसने कहा था कि बस मुझे दस्तक दे दो, लेकिन अब तो हमें डाटा भी देना है, तो दरवाजा खोल के डाटा अंदर रखना है उसके। तो वो कहता है कि डाटा रिसीव करोगे तो डाटा आपको मिलेगा ना, हमने भेजा है, वहां तक गया भी है, लेकिन उधर रिसीव करने वाला कोई भी नहीं है। तो अब उस डाटा को रिसीव करने का कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो मैकेनिज्म हम कैसे बनाएंगे? हम उन चीजों का नाम लिखेंगे, कॉमा, जिस तरह कॉमा डाल के आपने वैल्यू भेजी है, ऐसे कॉमा डाल के उसका नाम रखेंगे। एक्चुअली अब ये 10 किस में जाके सेव होगा? ए में, और 20 किस में सेव होगा? बी में। 20 किस में सेव होगा? बी में। अच्छा, अब रिजल्ट क्या? अब एरर आएगा या रिजल्ट आएगा? क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। एरर क्यों आएगा? अब देखो, डाटा जा रहा है, उसने कैच भी कर लिया है, उसने दस्तक दी कि भाई चलाना है आपको, और ये डाटा पीछे से आया है, उसने कहा कि इन दो चीजों में डाल दो। बात समझ आ गई? दो चीजों में डाटा आ गया। हाँ, अब दोबारा कॉल किया तो दूसरी दफा उसको क्या मिलेगा? 50, और पहली दफा क्या मिला था? 10 और 20। अब मसला ये है कि डाटा आ भी गया है, लेकिन इसको यूज नहीं किया, तो यूज कर लेते हैं। यूज करने में क्या है, मैं क्या करता हूं, जो मैंने लोकल बनाए थे उसके साथ उनको भी सम कर देता हूं। अब क्या रिजल्ट आएगा? पहली दफा ऐड चलेगा तो दूसरी दफा 180।
तो इसका मतलब है कि इनमें डाटा ठीक जा रहा है। अच्छा, अब इनकी टर्मिनोलॉजी सीख लो। फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हुए जो हमने डाटा कैच करने के लिए वेरिएबल बनाए हैं ना, ए बी सी या वट एवर उनका नाम रखेंगे, उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। उनको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल करते हुए जो हम वैल्यू दे रहे हैं ना, उस वैल्यू को बोलते हैं आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स। असाइन नहीं हो रही, हमने उसके साथ इसको सम कर दिया। अगर हमने फंक्शन ही ऐड का बनाया। ऐड मतलब जो मैं तुम्हें डाटा दे रहा हूं उन दोनों को ऐड कर लो और फिर शो कर दो, तो हमें ये एक्चुअली चाहिए ही नहीं है, हम यहां से खत्म कर देंगे ये ए एंड बी। अब रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है। अब ए को अगर मैं यहां पे प्रिंट करके दिखाऊं आपको, और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। प्रिंट ए इक्वल टू, ठीक है। पहली दफा जब कॉल हुआ तो उसको क्या मिला था? ए 10 और बी को क्या मिला? और दूसरी दफा अगर मैं दोबारा ऐड का कॉल करता हूं और उसको बोलता हूं 100 एंड 200, फिर क्या होगा? ए को क्या मिलेगा? बी को, और दोनों को सम करके प्रिंट होगा तो क्या होगा? अब फंक्शन क्यों बनाया? क्लैरिटी आ गई है। सिर्फ फंक्शन बनाना है, उसको जितनी दफा चाहें कॉल भी कर सकते हैं। जब कॉल कर रहे हैं, जो चीज उसको, जो एरो उसको कॉल करने लेके जा रहा है, उसके ऊपर हम लोड भी डाल सकते हैं, आर्गुमेंट दे सकते हैं, उसको डाटा दे सकते हैं, और अगला जाके डाटा वहां से रिसीव होगा। और वो कैसे होगा? पैरामीटर्स के अंदर। और वो वेरिएबल के नाम हमने रखने हैं, ए और बी, वो कुछ भी हो सकते हैं, ए बी एक्स वाई नम 1 नम 2, मतलब वो तो नाम ए बी होना जरूरी नहीं है, वो कुछ भी रख सकते हैं, नम 1 और नम 2। वो नामों से मतलब नहीं है, जो भी रखोगे डाटा स्टोर हो जाएगा। अब इधर भी क्या रखना पड़ेगा फिर? स्टिल आंसर सेम है। बात समझ आ रही है? इतना सबको समझ आ गया? उतने आर्गुमेंट होने चाहिए। अब एक आर्गुमेंट कम कर देते हैं तो क्या होगा? चलेगा कोड या एरर आएगा? एरर आएगा। क्यों बोला? कि पैरामीटर ज्यादा है, आर्गुमेंट कम पास कर दिए। अच्छा, आर्गुमेंट अगर पैरामीटर 2 है, आर्गुमेंट 3 कर दें, फिर एरर आएगा। क्यों बोला? वो कह रहे 2 पैरामीटर है, तुम 3 पास कर रहे हो, उधर कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। वो पहले भी तो जब हमने डाटा भेज दिया था, कोई पकड़ने वाला नहीं था फंक्शन के अंदर, डाटा कोई रिसीव करने वाला नहीं था, तो उसने एरर दिया था। अब भी तो अगर आप ऐसा डाटा भेजोगे जिसको रिसीव करने वाला कोई भी नहीं खड़ा आगे, तो क्या होगा? एरर आए। फिर भी आएगा ना, वो अगला केस यही किया था हमने, पैरामीटर ज्यादा कर दिया, आर्गुमेंट कम कर दिए, तो क्या हुआ? एरर ही आएगा। तो जितने पैरामीटर हैं उतने ही आर्गुमेंट देने हैं, एग्जैक्ट हैं। अभी इसकी टाइप्स हैं आर्गुमेंट्स की ना, टाइप्स है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के। इसकी काफी ज्यादा टाइप्स हैं। आर्गुमेंट्स की टाइप्स हैं कौन कौन सी? पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स।
कीवर्ड आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट, कीवर्ड ओनली, आर्बिट्री और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं है मेरे पास कितना ही डाटा है, कभी 10 होगा, कभी 20 होंगे, कभी 2 आइटम होंगे, कभी 10 आइटम होंगे, कभी 50 होंगे। मतलब पैरामीटर की तादाद वेरी कर रही है, आर्गुमेंट की तादाद वेरी कर रही है, तो फिर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट उसकी टाइप होगी। और फिर उसके अलावा कीवर्ड ओनली टाइप, पोजिशनल ओनली टाइप उसकी है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट है, और सिंपल पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। ये इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। सही है। अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है ना ये आर्गुमेंट, जो हमने अभी लगा दिया कोड में, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल या रिक्वायर्ड। ये सही कह रहा है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, क्यों भला? के पूरा पूरा चाहता है दोनों साइडों से, कोई भी लेटेंसी नहीं दिखा रहा, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब क्या है? रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। या दूसरा पोजिशनल। पोजिशनल क्यों बोल रहा है इसको? पोजिशनल क्यों बोल रहा है? पोजिशनल क्या कह रहा है कि जो 10 है वो हमेशा किस में जाएगा? पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर में जाएगा, इसलिए उसको पोजिशनल आर्गुमेंट बोल रहा है। और दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर में जाएगा, इसलिए उसको पोजिशनल आर्गुमेंट बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कभी भी हो सकता है कि 20 नम 1 में चला जाए। क्या 200 नम 1 में जा सकता है? नहीं। पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर में, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर में, तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए उसको वो पोजिशनल बोल रहा है। पोजीशन मैटर कर रही है। जो पहले आ रहा है वो पहले आर्गुमेंट में, पहले पैरामीटर में जा रहा है, जो बाद में आ रहा है वो दूसरे पैरामीटर में जा रहा है। तीसरा चौथा पोजीशन की फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए पोजिशनल आर्गुमेंट बोल रहे हैं। और दूसरा इनको रिक्वायर्ड आर्गुमेंट भी बोलते हैं। क्यों भला? क्योंकि कम ज्यादा नहीं पा, अगर 5 पैरामीटर है तो आर्गुमेंट कितने चाहिए? 5। अगर 5 आर्गुमेंट है तो पैरामीटर कितने चाहिए? 5। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हैं, वो सेम तादाद रहेगी और पोजीशन भी मैटर करेगी, इसलिए इसको पोजिशनल आर्गुमेंट या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स बोला जाता है। तो पहली टाइप ऑफ आर्गुमेंट समझ आ गया? किसी को ना आया हो? समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद मैं अब डिस्कस करने लगा हूं दूसरी टाइप ऑफ आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, मैंने num 3 बनाया और इक्वल टू डाल के उसकी वैल्यू भी उसमें डाल दी। अब क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है, अगर पीछे से num 3 नहीं भी आता ना, तुम उसकी वैल्यू क्या यूज कर लो? अगर पीछे से जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यूज कर लो, अगर वो नहीं आती तो क्या यूज कर लो? तो इसका मतलब ये कह रहा है अगर नहीं आती, मतलब अगर नहीं आती कहता है कि आर्गुमेंट की तादाद कम हो सकती है। अगर कोई आर्गुमेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट बन गया है, अब पिछले आने वाले आर्गुमेंट की तादाद कम हो सकती है। तो अब 2-2 में अब चलेगा या एरर आएगा? चलेगा। तो क्या आंसर आएगा? पहली दफा क्या आएगा? 10 20 प्लस 25 कितने हो गए? 10 20 प्लस 25 55। दूसरी दफा हालांकि हमने आर्गुमेंट पास नहीं किए, लेकिन स्टिल वो चल गया। अच्छा, अब हम आर्गुमेंट पास करते हैं तीसरा। अब क्या आएगा आंसर? पहली दफा क्या आएगा?
35 आएगा या 55 आएगा? मैंने क्या बोला था कि अगर आर्गुमेंट पास, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वो अपनी इनिशियल वैल्यू तब यूज करेगा अगर आर्गुमेंट पास नहीं होगा। अगर आर्गुमेंट पास, अगर आर्गुमेंट पास हुआ तो फिर वो पास उसको नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अच्छा नेक्स्ट, समझ आ रही है ना? पक्की बात है।